दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं ईरान और इजराइल अमेरिका का जो युद्ध है लगातार आगे खिंचता जा रहा है और उसके तमाम तरह के जो नेगेटिव या जिस तरह के इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं उसे दुनिया देख रही है। और इसके प्रभाव में जितने वैश्विक समीकरण भी बहुत हद तक प्रभावित होते हमें नजर आ रहे हैं। खास तौर से हम भारत की बात करें, उसके स्टैंड को लेकर तमाम तरह की बातें, सरकार का पक्ष अपना है, विपक्ष का पक्ष अपना है। तो तमाम तरह के अंतर्विरोध भी हमें भारत की राजनीति में इस पूरे युद्ध को लेकर दिखाई देते हैं। जहाँ विपक्ष लगातार सरकार के स्टैंड पर हमलावर है। कल वो लोकसभा दोबारा बैठी बजट सेशन की, उसमें पूरा दिन मुद्दा यही छाया रहा और लगातार विपक्ष सरकार पर दबाव डालता रहा कि इस पर चर्चा की जाए। हालांकि विदेश मंत्री ने लोकसभा में अपना लिखित बयान पढ़ा, राज्यसभा में बयान पढ़ा, लेकिन विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं हुआ। वह कह रहा है कि इस पर चर्चा लगातार होनी चाहिए, लगा बड़ी क्योंकि बड़ा मुद्दा है देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के सामरिक हितों पर, तमाम तरह के देश के हितों पर उसका बड़ा प्रभाव उस पूरे युद्ध को लेकर है। और साथ ही भारतवासी वहां पे लगभग ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1 करोड़ की बड़ी संख्या गल्फ कंट्रीज के अंदर, अरब कंट्रीज के अंदर भारतीय लोग रहते हैं, तो तमाम तरह के उनके हित भी हैं। और पूरे युद्ध को लेकर जो वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं उसमें भारत की क्या भूमिका है, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, इस पर लेकर भी तमाम तरह के तर्क वितर्क इस समय पूरी छाए हुए हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ इस चर्चा में शामिल है। उनसे हम जानेंगे इस पूरे विषय को, आखिरकार भारत पे इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना इसका असर दिखाई दिखाई देने लगा है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ गेस्ट है उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ प्रफुल्ल कोलखानी जुड़ गए हैं कोलकाता से, उनका बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। जी। तो प्रफुल्ल सर, क्या लगता है आपको इस पूरे जो युद्ध के हालात हैं इस समय नजर आ रहे हैं और उससे पूरी जो वैश्विक राजनीति है, वैश्विक समीकरण है, वह पूरी तरह से बदले भी दिखाई देते हैं। तमाम तरह की बातें इसको लेकर कही जा रही हैं और खासतौर से भारत की भूमिका लेकर तमाम बातें सामने लगातार आ रही हैं। और जिस तरह से भारत के हित, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका पूरा असर हम दिखाई दे रहा है कि तेल के दाम बढ़ गए हैं वैश्विक स्तर पर, और भारत में भी एलपीजी के दाम सरकार ने बढ़ा दिए हैं। तो पूरा जो अर्थव्यवस्था पर इसका असर है, पूरे समीकरण पर असर है, वैश्विक समीकरण पर, उसको किस तरह से आप पूरे हालातों को देख पा रहे हैं? देखिए, ये तो अभी सभी को नमस्कार। और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा और सभी देशों पर पड़ेगा, खास करके जहाँ पर जो लोग व्यवसाय करते हैं, यानी कि खरीदते बेचते हैं, उन पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। लेकिन जो खुदरा हैं, जो मतलब खरीदते हैं, अपने कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, अपने खाने के लिए, व्यवहार के लिए खरीदते हैं, उन पर तो अधिक बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि सारा बोझ उनको उठाना पड़ता है। तो जो खपतकारी जो लोग हैं, जहाँ कंज्यूम होता है, उपभोक्ता समाज पर इसका अधिक लोड पड़ेगा। अभी तो आपने गैस की चर्चा की और यह तो शुरुआत है। इस शुरुआती दौर में इतना बड़ा अभी एक्चुअल फिगर सामने नहीं आया, सरकार ने भी होल्ड करके रखा है। 1-2 दिन वो भी देखना चाहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ये रोके नहीं रुकेगा, इसका बुरा असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें तो कोई, देखिए, जो बात यही है ना कि भारत को भी समझना चाहिए, जो बात हमारे घर परिवार में व्यक्तियों पर लागू होता है, वही बातें, वही सिद्धांत तो राष्ट्रीय संदर्भों में भी प्रयुक्त होते हैं। सीधी सी बात है, जो अपने संसाधनों को ठीक से संभाल कर नहीं रख पाता है, जो अपने संसाधनों को, चाहे वित्तीय संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो, इसको ठीक से संभाल के नहीं रख पाता है, वो अपनी बेहतरी की ओर कभी बढ़ नहीं सकता है। बेहतरी की तरफ बढ़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए। अब जिसमें एक यह भी है कि हम अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करें। भारत के पास इस समय में बेहतर संसाधनों में कहिए तो ह्यूमन मैनुअल लेबर है, हमारे पास श्रमिक है, और सब तरह के श्रमिक हैं, मेधा श्रमिक भी हैं, लेकिन जो बड़ी संख्या है वो अनस्किल्ड लेबर। लेकिन हाँ, उनको स्किल किया जा सकता है, जरूरत के हिसाब से, जरूरत की का प्रशिक्षण उनको दिया जा सकता है। पूरी दुनिया में इसकी जरूरत होगी, लेकिन हमने अपने मैन पावर पर कभी ध्यान नहीं दिया, ये एक दिक्कत हो गई। और मैन पावर भी तभी काम कर सकता है जब युद्ध की स्थिति नहीं हो, दुनिया में शांति की स्थिति हो। अब जानते हैं कि 38% से ज्यादा, 40% के लिए 40% हम विदेशी रेमिटेंस पर आधारित हमारी इकोनॉमी। वहां से जो रेमिटेंस आता है, काम करने वाले जो लोग गए हुए हैं, लगभग 1 करोड़ लोग खाड़ी देशों में और ईरान में।
49-50 लाख तो शायद खाड़ी में ही है। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 1 करोड़ लोग हैं। और वे जो वहां है वो 1 करोड़ सभी के सभी कमाऊ हैं, वो बेरोजगारी नहीं उनमें, एक आध दो होंगे हो सकता है, लेकिन सामान्यतः वे कमाऊ हैं और उनको डॉलर भेजते हैं, यहाँ उनका परिवार चलता है। और उसको जाहिर है कि विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे पास आता है तो उसका अर्थ पता है हमारे यहाँ। लेकिन सवाल यह है कि भारत सरकार की क्या भूमिका है। तो जब आप अगर देखेंगे कि इस तेल के इस मामले की शुरुआत कब हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में, बल्कि पहले ही विश्व युद्ध को याद कीजिए, उसमें ठीक उसके पहले या उसी दौरान जब उसकी धमक हो रही थी, औद्योगिकरण की प्रक्रिया काफी बढ़ रही थी, तो 2 ऐसे देश थे, इंग्लैंड और अमेरिका। इंग्लैंड ने ईरान में तेल खोज निकाला कुआं ड्रिल करके, और एंग्लो पर्शियन वाइल्ड कंपनी उसने किया, बाद में उसको एंग्लो ईरानियन वाइल्ड कंपनी कहा गया, बाद में ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी कॉर्पोरेशन आदि आदि कहा गया। ये काम किया 1908 में, और 1921 में वहां पर राजा शाह आए थे, जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े, वो मिलिट्री कमांडर थे, और आधुनिकीकरण की जबरदस्त प्रक्रिया हुई। 1970 के दशक तक ईरान में आधुनिकता के पहनावे में, रख रखाव में, खान पान में, होटल में, स्विमिंग पूल में अमेरिका के शहरों जैसी ही वहां पर धूमधाम थी। ईरान में वहां उस तरह का धार्मिक निषेध और धार्मिक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू था। लेकिन अमेरिका को लगा, इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण ये हुआ 1970 तक की दशक में अगर है तो उसका कारण ये था कि 1903 बाद में जब इनका ये किया गया 51 में, शायद 1951 में, जहां तक मुझे ख्याल है 1951 में इनका तेलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, और जिससे इनकी आमदनी काफी बढ़ गई। इंग्लैंड को इसका असर, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड ही इसको संभालता था। और वहां पर जब इंग्लैंड के जो मजदूर थे या बाबू लोग थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो बड़े आराम से रहते थे, उनके लिए स्विमिंग पूल, अस्पताल वगैरह सब सुविधा थी। लेकिन ईरानियन का बड़ा ही ये था, उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। तो ये इस ढंग से ईरान का चल रहा था। तो उस समय में 1951 में ये हुआ। तो लेकिन सरकार को, यहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी वो लोग गए, और वहां शायद कुछ प्रतिबंध वगैरह लगा। लेकिन अमेरिका ने तब इंग्लैंड का साथ नहीं दिया था, क्योंकि अमेरिका के पास स्पष्ट नीति थी, ट्रूमैन पॉलिसी डॉक्ट्रिन था कि ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे दुनिया का कोई भी देश, छोटा या बड़ा, सोवियत के पक्ष में जाए, उसके तरफ उसका आकर्षण बढ़े, ऐसा कोई काम नहीं करना। लेकिन भीतर ही भीतर काम किया गया। MI6 ब्रिटिश और CIA ने मिलकर के वहां पर प्रतिक्रांति का दौर शुरू किया। ये लोग चिल्लाते हैं ना, मॉडर्निटी और डेमोक्रेसी। वो ठीक है कि वहां उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं थी जो अमेरिका की डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां ऑटोक्रेसी में मॉडर्निटी का इनपुट था। देखिए संजोग, देखिए कि ये अर्बन इलाके में था, ग्रामीण इलाकों में इस आधुनिकता से कोई संपर्क नहीं था, उसका दूर दूर तक उसका कोई लाभ लोगों को नहीं था। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इन लोगों ने, जो CIA, MI6 और CIA वगैरह थे, अब तो सब क्लासिफाइड जो था पहले, अब खुल भी गया है, लोग देख भी सकते हैं। इन लोगों ने वहां पर ग्रामीण इलाकों से
ये शुरू किया आधुनिकता के खिलाफ। ऊपर से ये कह रहे थे ऑटोक्रेसी के खिलाफ, लेकिन वहां आधुनिकता तो ऑटोक्रेसी पर सवार होकर आई थी। तो ऑटोक्रेसी के खिलाफ यानी कि आधुनिकता के खिलाफ ये अपना स्टैंड लेते रहे। अमेरिका और इंग्लैंड दोनों में समझदारी विकसित हो गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले से लेकर के उसके आसपास से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये तमाम चलता रहा। इसी तेल के लिए इंग्लैंड का वो इलाका था जो बाद में इजराइल को दे दिया गया। अटमन साम्राज्य के टूटने के बाद जो इन लोगों ने बांट बखरा किया था उसमें वो पड़ गया इधर इंग्लैंड के हिस्से में। तो वहां पर यहूदियों के लिए घर चाहिए, जियानी पॉलिटिक्स के लिए उनके बड़े बड़े नेता थे। कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं था, अरब कंट्री भी तैयार नहीं था। लेकिन चूंकि अटमन के बाद ये ब्रिटिश के पास आया था, ब्रिटिश के पास पावर था, तो वहां पर ये कहा गया कि इनको वहां पर बसने के लिए जगह दिया जाए। कुछ शर्तें इनकी थी कि ये अरब कंट्रीज के धार्मिक मामलों में या राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देंगे। जो शर्तें होती है इस तरह की तमाम शर्तें लगा करके इनको जगह दी गई, जिसको हम लोग इजराइल कहते हैं। अब देखिए कि इनका अपना कोई लैंड तो है नहीं, बिना लैंड के इजराइल दूसरे के लैंड पर बसा। हमारे प्रधानमंत्री जाके उसको अपना फादरलैंड बताते हैं। जिसका अपना लैंड नहीं है वो हमारा फादरलैंड। अब हमारे देश की राजनीति मदरलैंड और फादरलैंड में फंस गई। काहे का लैंड। तो अब इसमें उसमें में ये किया कि अमेरिका और इन्होंने मिल करके किया कि इसका लाभ उन लोगों ने उठाया अपने तरीके से ईरान का। तो ये आधुनिकीकरण, और जाहिर है कि इसमें इन्होंने मतलब जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक भावनाओं को या फंडामेंटलिज्म को प्रोत्साहन मिला। इनको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको नहीं चाहिए वो सब, इनको सिर्फ चाहिए पैसा, तेल और हमारा अधिकार। जो वहां पर अन्य जो खाड़ी देश हैं छोटे छोटे, अधिकतर ने सरेंडर कर रखा है, अधिकतर ने इनको दिया है। 2 देशों ने सिर उठाया था, जिसमें सद्दाम हुसैन भी थे। उन्होंने पेट्रो डॉलर और ओपेक के नेतृत्व की बात कही और अपना तेल हम खुद बेचेंगे जैसी मैकेनिज्म डेवलप की। और यही कारण था ना कि कुवैत जो है सो ओपेक के निर्णयों के खिलाफ ओपेक जाकर के अमेरिका को तेल बेच रहा था। कुछ ऐसा हुआ था तो कुवैत के कुओं में इराक ने आग लगाई थी, बम गिरा दिया था, जिसके जवाब में ये कह के कि WMD बोलते थे, वेपन ऑफ मास क्या डिस्ट्रक्शन, WMD। जैविक हथियार बना रहा है तो ये कर रहा है, वो कर रहा, करके इराक को अपने आक्रमण की जद में अमेरिका ले लिया। मिला कुछ नहीं, सारी बातें झूठ थी। असल बात तो यही था कि कुवैत पर आक्रमण किया था। कुवैत पर आक्रमण इसलिए किया था कि वो इराक जो खाड़ी देश है उनके अनुशासन को तोड़ के अमेरिका के पल्ले में जा रहा था। छोटा देश है कुवैत। इराक का वो हाल हुआ। ईरान ने अपना तेल खुद बेचने के लिए किया, सारा काम किया, जो इन लोगों को मंजूर नहीं है ना। इन लोगों को मंजूर नहीं, इनको कहा ये बेचेंगे और ये समझे कि ईरान भी ऐसे ही है, इसको दे दिया जाएगा, खाओ पियो ऐश करो जी, तुमको क्या मतलब है दिन दुनिया से, इतना मेहनत क्यों करोगे, हाथ क्यों गंदा करोगे। अब नतीजा क्या हुआ, ईरान बोला नहीं। ये भूल गए कि 1764 में आधुनिक अमेरिका का गठन हुआ, 1764 में। तब तक ईरान सभ्यता के 2-3 पलटी खा चुका था। बड़े बड़े राजघराने वहां आए थे, जैसे हमारे यहाँ अशोक वगैरह वगैरह थे ना, उसे मौर्य चंद्रगुप्त, गुप्त वंश, इस तरह। तो ये उनको पढ़ाने चले थे, अपने ढंग से जीते हैं। वो क्या है, तो इनको ये बात पसंद है, मूल मुख्य चीज है, इनको चाहिए तेल पर अधिकार, बाकी सब ठीक है। बाकी सब देशों ने मान लिया, और मान लिया तो साथ में यह भी कहा कि तुम लोग अपने सेना की क्या
क्या जरूरत है, हम अपना सेना देते नहीं हैं और अपना मिलिट्री बेस बना लिया वहां और कहा कि ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है और तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, हम तो दोस्ते हैं। ईरान ने भी इस पर विषय कोई आपत्ति नहीं किया, बनता रहा। अभी जब हुआ है तो उनका मिलिट्री बेस है तो वो वहां से बैठ करके क्या कि अमेरिका से जो जियो पॉलिटिकल जो जियो सिचुएशन है और उसके हिसाब से अमेरिका से सीधे एयर फाइट नहीं कर सकते हैं, आना मुश्किल होगा, तो अपने बेस से लड़ाई करेंगे। तो ईरान ने आक्रमण किया, कहा कि आपके देश पर आक्रमण नहीं है, अमेरिकी बेस पर आक्रमण है जहां से हम पर आक्रमण किया जा रहा है। और यह भी लड़ाई कब शुरू हुई? यह लड़ाई तब शुरू हुई जब ओमान के प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में वार्ता लगभग सफल हो चुकी थी। पिछली बार भी ऐसे हुआ था। ईरान वैसे भी परमाणु को अपने शांति के लिए तब तक विकसित कर रहा था। हालांकि यह सच है कि उसको हथियार बदलने में बहुत सालों का वक्त नहीं लगता, लेकिन शांति के लिए ही काम कर रहा है। और भी उसके कई परियोजनाएं थी। लेकिन ये कौन होते हैं बोलने वाले कि तुम बनाओगे कि नहीं बनाओगे कि क्या करोगे? बाद में उन्होंने मिसाइल तक की बात कह दी कि लंबी दूरी की मिसाइल, इनको डर था इसके मिसाइल की जद में हम भी न चले आए। ईरान के पास अपना कोई वैसा एयर फाइट नहीं है। तो इस तरह की कई बातें थी। ये तो वही हुआ ना उस जमाने में कि तुम बना सकते हो फिर भी नहीं बनाओगे। ये तो महाभारत में हम लोग देखा कि एकलव्य अच्छा धनुर्धर हो सकता है मगर नहीं, तुम नहीं होगे, तुम अपना अंगूठा हमको दे दो। ये उसका अंगूठा, ईरान का अंगूठा काटने चले थे। बना सकते हो तो क्या हुआ, बनाओगे नहीं तुम, और तेल पर हम राज करें। कुल जमा विरोध की राजनीति है। इस बीच में आ गया एप्स्टीन फाइल। अब उसे पता नहीं वो इजराइल के कब्जे में है कि क्या है कि कोर्ट के ऑर्डर से दिखाया जा रहा है। अब जब बातचीत चली रही थी, बातचीत लगभग ईरान बहुत कुछ मान चुका था, ऐसा बताते हैं, मुझे नहीं पता। बीच में इजराइल ने लड़ाई छेड़ दी, युद्ध छेड़ दिया और अमेरिका को घसीट लिया। अब अमेरिका पीछे पीछे गए तो अमेरिका ने सोचा कि चलो जल्दी ही निपटा लेंगे, जैसे मदुरै को निपटा लिए थे। मादुरो वो जो वहां वेनेजुएला के जो थे, 24 घंटा 6 घंटा 12 घंटा अपना टाइम शेड्यूल ट्रंप बना रहे थे। हाँ, वो क्या पता था कितना लंबा खींचेगा, तो शामिल हो गए। अभी फिर कुछ हो रहा था, अमेरिका रास्ता खोज रहा था निकलने के लिए, तो फिर परसों उसने ईरान के रिफाइनरी पर अटैक कर दिया। अमेरिका खुद बिलबिला गया, नहीं गलत किया, तुमने क्या कर डाला बेवकूफ। मैंने इस तरह का कुछ कहा होगा, पता नहीं क्या कहानी का, लेकिन मतभिन्नता तो सामने आ गई। अब इनकी एक हुआ करती है नानी नानी। तो नानी का मुहावरा है, नानी याद आ जाना। आदमी को क्यों नानी क्यों याद आ जाना? क्योंकि आदमी पर कोई संकट होता है तो स्वभाव से, हम भारत के लोग जानते हैं, वो चिल्लाता है ओ माँ। लेकिन ये माँ से भी डबल है, तो माँ नहीं नानी याद आ जाती है। मैंने जब हम माँ को पुकारे तो माँ अपनी माँ को पुकारे और तब हम लोग मिलकर के हम चिल्लाए ओ नानी नानी याद आ। इनको नानी याद आ गई, अब ये निकलना चाहते हैं संकट। या भारत सरकार ने भी यही सोचा होगा शायद, पता नहीं अभी कोई आएगा। अभी तो बहस चल रही है लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष के रिमूवल पर। लोकसभा स्पीकर का अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता, ये भी जानना जरूरी है आपको। इसको उसका
अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता है। वो एक व्यवस्था है, चेयर की एक व्यवस्था है। कभी सुने प्राइम मिनिस्टर चेयर पर? वो पीठासीन अधिकारी होता है, जो उस चेयर पर बैठेगा वही अधिकारी होगा उसका। तो उसका एक पैनल बनता है, उसमें एक परमानेंट, जिसको बोलते हैं कि ये अस्थायी रूप से ये करेंगे इनकी मदद के लिए, और पैनल रहेगा, लेकिन वो एक व्यवस्था है। तो संसद के बहुमत के लोग, बहुमत सांसद लोकसभा के मिलकर के तय करते हैं कि हाँ ये सदन का संचालन करेंगे जिन पर विश्वास रहेगा, या नहीं करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, व्यवस्था है। कभी उसकी बात हो रही है, इसीलिए होता है कि कभी जगदम्बिका पाल जी उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो वही अध्यक्ष की पूरी ताकत लेकर बैठते हैं, वो जो कर दें वही चोखा है। कभी कोई कभी कोई। तो अगर वो कोई पद होता तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसी दिन जाके गृह मंत्री बैठ जाते तो उस दिन का वही गृह प्रधानमंत्री हो जाता। ऐसा होता है क्या? क्योंकि वो पद पर है, वो पीठासीन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री पीठासीन नहीं होते हैं, पदासीन होते हैं। तो ये अंतर है। चलते चलते ये सब बात भी करने से याद कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा। फर्क क्या है? नहीं, ठीक बात है, बड़ा फर्क है। अच्छा, जिस तरह से विदेश मंत्री का बयान था पार्लियामेंट, आज मैं आपको पूरा कर दूं। आजकल बड़ी बात होती है कि संसद में, संसद चर्चा के लिए है, माफ कीजिएगा, संसद चर्चा के लिए नहीं है। चर्चा के लिए तो हम और आप जो कर रहे हैं ये चर्चा है। आप हमसे सहमत न हो, आपको पूरी फुर्सत है। मैं आपसे सहमत न हूं, पूरी फुर्सत है। हम लोग मिल करके बात करके किसी एक निष्कर्ष पर जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। हम किसी, हमारे विचार से कोई दूसरा प्रभावित नहीं हो रहा है जब तक कि वह हमारे विचारों को अपना नहीं मान लेता है। तो संसद चर्चा के लिए नहीं है। चर्चा के लिए अंग्रेजी में कई शब्द हैं, तो जो वहां पर है चर्चा, वहां संसद डिलिब्रेशन के लिए नहीं है, भाषण देने की जगह नहीं है, डिस्कोर्स की जगह है, असहमति की जगह, डिबेट की जगह है, बहस की जगह है। बहस के भी कई रूप है, मैंने दो चार नाम कहा, डिस्कोर्स कहा, डिबेट कहा, और वहां से एक कंक्लूजन लेके आना है कि करना क्या है, और उस कंक्लूजन से देश के करोड़ों लोगों का नहीं, पूरे देश के लोगों का भाग्य के जीवन पर उसका असर पड़ता है। हम आप चर्चा करेंगे, इसका क्या असर पड़ेगा? तो संसद चर्चा के लिए नहीं है, चर्चा के लिए तो हम लोग हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई चीजें होती है, अभी संसद में चर्चा वर्चा हो रही है। युद्ध जैसी स्थिति में जाकर के उनको अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए कि भाई आप चर्चा करें न करें, ठीक है कि उन पर जो स्पीकर साहब उन पर, उनके रिमूवल का प्रस्ताव है, मोशन है, उस पर निश्चित रूप से बात होगी। क्यों नहीं बात होगी? होनी ही चाहिए। विपक्ष ने तो दिया ही है, बात करने की नोटिस तो दी ही थी, तो क्यों नहीं बात होगी? बात तो होगी उस पर। लेकिन अभी जब एक बहुत भयानक स्थिति अगर सामने आ गई है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? काम रोको प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव की बात वहां पर कही गई थी, तो संसद उस पर चर्चा नहीं कर रहे। क्या ये मांग कर रहे थे? तो सरकार की क्या स्थिति है, सरकार का क्या निर्णय है, नहीं है, यही तो जानने की बात लोग कर रहे थे। और क्या करेंगे? और सरकार से क्या मांग कर रहे थे? यही तो मांग कर रहे थे। सरकार से जब बहस नहीं सुनी गई या नहीं उसको वैल्यू दिया गया, तो वो क्या कारण था? मैंने कहीं लिखकर भी रखा था कि भाई क्या ये लोग चाह रहे थे, क्या ये लोग जो चाह रहे थे, अखिलेश यादव जी का अगर आपके पास ये हो, उनका ट्वीट हो, तो आप वो दिखा भी सकते हैं अपने श्रोताओं पाठकों को। नहीं हो तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो ये चाह रहे थे कि उस समय में कि वहां पर बताएं, कहीं लिख के मैंने रखा था लेकिन उसका इधर उधर हो गया। हाँ, तो युद्ध और के संदर्भ में भारत सरकार की क्या भूमिका है, उसका क्या पक्ष है? ईरान, क्योंकि ऐसा लगता है कि जबरदस्त, लगता नहीं, लगता है, साफ साफ लगता है
एक देश का प्रमुख मारा गया, सुप्रीम लीडर मारा गया, आपके मुंह से संवेदना के एक स्वर नहीं फूटे। और गलत है ये कि आप बोल रहे हैं उनका शोक पुस्तिका ही उनकी बाद में खुली दूतावास में। क्यों मुंह से नहीं बोल सकते थे? वो भी अधिकारी गए वहां, कोई मंत्री सरकार का तो कोई प्रतिनिधि नहीं गया, जनता का, भारत की सरकार के प्रतिनिधि गए, भारत की जनता का कोई प्रतिनिधि तो नहीं गया जाकर के शोक लिखने के लिए ईरान के दूतावास में, हाई उच्चायुक्त, हाई कमीशन, जो भी होता। तो सरकार में क्या है, क्या स्थिति पर बन रही है, हमारी क्या भूमिका है, हम पर क्या असर पड़ेगा, इन सब बातों पर चर्चा नहीं, इसलिए हो रहा है। जी आप कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अच्छा, जो पार्लियामेंट में जो हमारे विदेश मंत्री का जो बयान था, उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या उस पर चर्चा करने से परहेज क्यों कर रही सरकार? क्यों चर्चा, अगर भाई आपने अपना बयान दिया, ठीक है, आपने अपना जो आपका व्यूज है, आपका जो स्टैंड है, वो आपने उस पर अपने बयान के द्वारा बताया, लेकिन जो उसमें विपक्ष चाहता था, जिस तरह की बातें वह कहना चाहता था, तो विपक्ष को सुनने में क्या दिक्कत थी सरकार को? क्योंकि अगर युद्ध वहां हो रहा है और युद्ध के हालात को पे भारत पर क्या उसका असर पड़ रहा है, अगर विपक्ष उस बात को उठाना चाह रहा है तो सरकार उससे बच क्यों रही है? सरकार उन बातों को सुनना क्यों नहीं चाहती है? उसके पीछे क्या उनका सोच है सरकार की, क्या उनकी मानसिकता है सरकार की, क्या लगता है? देखिए इसमें लगना क्या है, ये तो पिछले कई दिनों से कई संदर्भों में हम लोगों ने देखा। लगना क्या है, सरकार ये चाहती थी कि इस मामले में सरकार पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में कुछ बातें ले आए जो सरकार का पक्ष है, और रिकॉर्ड में यह भी आ जाए कि विपक्ष ने इसमें कुछ नहीं कहा। विपक्ष सुनता रहा, न सहमति न सहमति कुछ, विपक्ष की कोई चर्चा ही नहीं। देखिए हमारे शान जी, जब देखेंगे हमारे पुरखों का जो स्वप्नदर्शी जो मिजाज था उसके बारे में सोचेंगे, आपको बड़ा गर्व होगा और रहेगा कि हम कहाँ आ गिरे। हमारे पुरखों ने जब संविधान लिखा ना और सदन की कल्पना की, तो ये नहीं माना कि इसमें कोई विपक्ष में होगा। संविधान में चर्चा नहीं है, माना ये गया कि मतलब सदन के, लोकसभा के जो बहुतायत लोग हैं, जो बेसी लोग जिसको समर्थन करेंगे वही इसका नेता होगा, प्रधानमंत्री होगा, वह राष्ट्रपति उसी को अपना सलाहकार कह लीजिए, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेंगे। वो प्रधानमंत्री अपने हिसाब से कैबिनेट बनाएगा। प्रधानमंत्री कैबिनेट और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी, और कैबिनेट की बात पार्लियामेंट में भी ले जाएंगे। तो मामला क्या है, इसीलिए संविधान में लीडर ऑफ अपोजिशन की चर्चा नहीं है, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी ने माना कि मतभिन्नता काफी है, सरकार संगठित हो सकती है, विचार को खुला रहना चाहिए, उसको किसी फिप से कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए सामान्य रूप से। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद है। नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद नहीं है, स्टैट्यूटरी पद है, सांविधिक पद है। संविधान ने एक्ट बनाया, और वो भी जनता पार्टी के समय में शायद 1977 में बनाया। तो पार्लियामेंट्री के एक्ट से जो बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है, उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं, स्टैट्यूट। जिसका उल्लेख संविधान में जिन पदों का है वे संवैधानिक पद, इलेक्शन कमीशन का है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का है, प्राइम मिनिस्टर का है, मिनिस्टर्स का है, चीफ मिनिस्टर्स का है। तो बड़ा संक्षेप में ये हमारा कि संवैधानिक पद पर बोलते हैं। तो अब पार्लियामेंट में आप बोल रहे हैं कि यही वो डालना चाहते थे रिकॉर्ड में कि विपक्ष कुछ था नहीं, विपक्ष
दीनहीन अवस्था में डर के मारे कहीं दुबक गया था और सरकार ही दहाल रही थी। ये देना चाहते हैं, विपक्ष की कोई आवाज हो, ये तो वो चाहते नहीं ना। विपक्ष कुछ उसमें, विपक्ष ने इनका हमेशा साथ दिया ऑपरेशन सिंदूर के समय से लेकर के लगातार, लेकिन उसको कुछ कहने तो देंगे। और एक धारणा ये भी है कि सरकार तो पूरे देश की है। अरे भैया, सरकार ही पूरे देश की नहीं है, विपक्ष भी पूरे देश का होता है, विपक्ष भी पूरे देश का होता है। और इसमें एक चीज भुला देते हैं हम लोग बातचीत में, अक्सर लोग डिबेट में आजकल, पक्ष विपक्ष तो बात से जाती है, निष्पक्ष की कोई चर्चा ही नहीं होती। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ब्यूरोक्रेसी है, सेना है, पुलिस है, प्रशासन है, ये निष्पक्ष जोन में पड़ते हैं। अगर विपक्ष का मतलब सिर्फ कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधि ही हैं और सत्ता पक्ष या पक्ष का मतलब मिलिट्री, जो चुने हुए लोग हैं वो हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री है, पुलिस है, पूरा तामझाम है, तो कभी असमान स्थिति हो गई। इसीलिए इन संस्थाओं को निष्पक्ष रहना है और उस हिसाब, लेकिन तमाम को अपने पक्ष में तमाम सरकारें करती आई हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम। कांग्रेस पहले ढीले हाथ पकड़ती थी, अब ये उसको पूरा गहिया कर पकड़ते हैं कि मेरे हिसाब से कम, यही फर्क है। जी सही बात, बिल्कुल सही बात कही है। सरकारों का अपना अपना एक कल्चर होता है, अपनी कार्यशैली होती है। और काफी अंत में आते हैं, अच्छा पूरा जो एपिसोड जिस तरह से घट रहा है और हम देख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका के जो बड़े अधिकारी हैं या मंत्री हैं या उनके बड़े अफसर्स आई है, वह जिस तरह से बयानबाजी भारत को लेकर कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि भारत उनके अनुसार अपनी जो पूरे नीति को इस समय बनाता दिखाई देता है और न, क्योंकि भारत से कोई खंडन भी उनका नहीं आता है। ऐसे में इस पूरे वैश्विक जो हालात हैं उसका भारत पर कितना व्यापक असर पड़ रहा है, और अमेरिका और इजराइल के जो अधिकारी हैं भारत को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या भारत को उसका कड़े स्तर पर अपना जवाब देना चाहिए, जिससे कि एक माहौल जिस तरह से डेवलप हो रहा है देश के अंदर। क्षमा कीजिएगा, जरा इसको स्पष्ट कीजिए, कौन कर रहा है टिप्पणी? कि अमेरिका के और जो इजराइल के जो कई अधिकारियों के बयान ऐसे आए हैं कि भारत को लेकर उन्होंने कहा है कि जैसे इजराइल के सेना अध्यक्ष का बयान था कि हम एयर डिफेंस जो है पूरे दुनिया में बेचेंगे और भारत उसमें हमारा उसमें सहयोग करेगा, 140 करोड़ आदमी हमारे लिए काम कर रहे हैं। और साथ ही अमेरिका के अभी रायसीना डायलॉग हुआ था, उसमें अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि हम भारत को चीन जैसा मौका नहीं देंगे, 20 साल पहले जो हमने गलती करी थी चीन को देने में। ऐसे में क्या संकेत क्या है? संकेत कुछ नहीं है। चीन को आप मौका क्या देंगे? बड़बोलापन है और कुछ नहीं। चीन को आप मौका देंगे? 20 साल पहले आप क्या चीन का विकास करने गए थे? आप अपनी जरूरतों के तहत किए थे। भारत तो उसका जवाब नहीं देना चाहिए इन बातों का। जवाब तो कई चीजों का देना चाहिए, जवाब कहाँ देते हैं? हमारी तो संप्रभुता, हमारी जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आवर प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, तो वो जवाब देना, ये कहे ना, कोई मंत्री ये कहे कि नो, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। सरकार कह रहे हैं इस बात को, कि किस चीज का जवाब देंगे? उसने जो कहा, उसने उसकी भाषा देखिए ना, वो बोलता है कि हमने छूट दी है। स्वाभाविक बात है, जो प्रतिबंध लगाता है वही तो छूट दे सकता है। आप यहां तक तो ठीक है टेक्निकली कि आप अपना टैरिफ बढ़ा दिए, आपके यहाँ की व्यापार की शर्तें हैं, आप हमको नहीं दीजिएगा, लेकिन हम कहां से खरीदेंगे ये तो हमारा अधिकार है। जैसे आप किस देश पर कितना टैरिफ लगाइएगा ये आपका अधिकार है, वैसे ही हम किस देश से क्या खरीदेंगे ये मेरा अधिकार है। आप छूट दे दिए। अब रशिया ने कहा कि रशिया से तेल खरीदने की छूट दी, रशिया ने कहा कि नहीं, हम कोई डिस्काउंट आपको नहीं देंगे, जो जनरल रेट है उस पर आपको मिलेगा। पिछली बार तो डिस्काउंट पर दे रहे थे। ये क्या बोला? तो चीन को आपने अधिकार क्या दिया था? ग्लोबलाइजेशन के तहत आपने वहां पर निवेश की जरूरत थी, तो आपके पूंजीपति लोग थे वहां पर, चीन का
ये करने गए थे, उपनिवेश बनाने गए थे आर्थिक रूप से चीन ने। तो चीन का अपना उद्यम था, तो वो सिर्फ कंज्यूमर ने बना, उसने अपने एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया और विकास में सबसे आगे आ गया। और चीन आज आपको चुनौती दे रहा है, चीन आज आपका प्रतिद्वंदी बन गया है। इसीलिए आप बोलते हैं कि वो 20 साल पहले जो गलती किए थे वो गलती भारत को मौका नहीं देंगे, यानी कि भारत को हमेशा दीनहीन बनाए रखेंगे। आपका चले तो आप पूरी दुनिया को दीनहीन बना दीजिए। लेकिन भारत सरकार को इस अपमानजनक का जवाब देना चाहिए ना। ठीक ही कह रहे हैं, कुछ नहीं, जो वो कह रहे हैं उसको सुन ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बोल उनका कोई वैल्यू नहीं, कोई एरा गहरा नत्थु खैरा नहीं बोल रहा है। हमारे मौन के पीछे हमारी सहनशीलता नहीं, शक्तिहीनता बोलती है। कभी कभी मौन के पीछे सहनशीलता होती है, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन अगर मौन के पीछे शक्तिहीनता हो तो बड़ा मुश्किल है। कल भी मैं अपने बस में मैं कह रहा था कि कृपा करके बुद्ध की, वो बोलते हैं ना कि ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है, हमारे महाभारत का भी देश है। मैं कहा कृपा करके बुद्ध की करुणा को कायरों का हथियार न बनाइए, ढाल। बुद्ध की करुणा का ऐसी उसकी व्याख्या नहीं कीजिए। बुद्ध की करुणा कायरों की ढाल नहीं है। साहिर लुधियानवी ने वो उसमें मुगले आजम में वो गीत है, ऐ वतन, उसमें ये लाइन है कि अगर जंग लाजिम है तो जंग ही सही। उसी में वो कहता है सलीम बिना जंग के कामयाब है, जंग नहीं होगी। देखा होगा आपने मुगल आजम, तो बड़ा निर्णायक डायलॉग है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जंग होगी कि नहीं होगी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ईरान पर तो जंग थोपी गई, ये प्रतिवाद करेंगे, अब अपनी जान बचाना है। ये किस बात का प्रतिवाद कर रहे हैं? 76 बार बोल दिया कि सीज फायर हम करवाए हैं, एको बार प्रतिवाद किए का? अभी तो दिखते भी नहीं है। अब दिखते हैं तो खाली एफस्टीन फाइल में दिखते हैं, पूरी जी वहां दिखते हैं, और पता नहीं कौन कौन है, क्या पता क्या हुआ उसमें नहीं हुआ। लेकिन लोग जो कह रहे हैं वह बड़ा भयानक है। और अब तो अब सुना हमने कि ईरान के नेता लोग भी कह रहे हैं छिटपुट सारे एफस्टीन वाले एक जगह जमा हो गए हैं, उनके कहे के अनुसार दुनिया नहीं चलेगी। तो कहेंगे नहीं कुछ। ये भारत के लोगों को सोचना है कि राजनीतिक अतिशयताओं से, अतिशय बोलते हैं ना, ओवर राजनीतिक अतिशयताओं से एक तरह की राजनीतिक शून्यता पैदा होती है। बहुत राजनीति हो जाएगी ना तो राजनीतिक शून्यता पैदा होती है। आपके श्रोता बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे होता है भाई साहब कि बाढ़ के समय में जब बहुत सारा पानी जमा हो जाता है एक जगह, तो वहां के लोग पानी के अभाव में मरने लगते हैं, क्योंकि पीने का पानी नहीं बचता है। सारे कुआं, चापाकल, हैंडपंप वगैरह सब बाढ़ की चपेट में। बहुत पानी हो गया तो पीने का पानी गया। तो अगर इतनी राजनीति से भर दिया है, उपद्रव से, अराजक उपद्रवों को राजनीति का नाम दे दिया गया है, एक राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई। राहुल गांधी पार्लियामेंट के माध्यम से प्रधानमंत्री को बार बार आवाज देते हैं, असल में वो राजनीतिक शून्यता को भरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राजनीतिक शून्यता व्याप जाएगी तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? लोकतंत्र तो एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट है ना। लोकतंत्र का जन्म पॉलिटिक्स से हुआ है। तो जो लोकतंत्र
पॉलिटिक्स की रक्षा नहीं कर सकता है, इसका मतलब वो अपने मातृ की रक्षा नहीं कर पा रहा है। और भारत में पॉलिटिक्स का क्रिएशन संविधान है, सदन है, व्यवस्थाएं हैं। अगर कोई पार्लियामेंट की, लोकसभा की, हाउस ऑफ पीपल की अवमानना करता है या उसकी अवहेलना करता है, उसको कमतर आंकता है, तो भारत में लोकतंत्र की संभावनाओं को अवरुद्ध करता है, नष्ट करता है, राजनीतिक दुष्टताओं से भर देता है। यही कारण जी। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और तमाम तरह की जो बातें आपने कही हैं कि निश्चित रूप से आजकल एक आम सामान्य व्यक्ति के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो लगातार वह ढूंढने की कोशिश कर रहा है पूरी समाचार जगत की सुर्खियों से। लेकिन जिस तरह से पूरे आपने विषय को परिभाषित किया है उससे काफी सारी चीजें उन्हें समझ में आई होंगी हमारे दर्शकों को, क्योंकि इतना बड़ा ऐसा विषय हो गया है जिस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और लगातार तमाम तरह के नए नए चीजें सामने, घटनाएं भी सामने लगातार आ रही हैं। आने वाले समय में क्या होगा, इस पे लगातार हमारी चर्चा बनी होती रहेंगी और हमारी निगाह भी बनी रहेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समाज इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। एक आग्रह और है हमारा कि कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि हमें प्रतिक्रियाओं से हम पता चलता है कि हमारी चर्चा कैसी लग रही है। आपको सुझाव देना चाहते हैं वो भी दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उन्हें आग्रह कि चैनल का को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही सभी अपनों को हमारे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको सहयोग से ही आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।